नहीं, आपका पॉइंट है, भाटी जी भी जुड़ गए, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी का पॉइंट, हर्षवर्धन जी, बीजेपी को आत्ममंथन तो करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री की मार्जिन जो राहुल जी ने भी दोहराया, कम हुई है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा। समाजवादी पार्टी ज्यादा लोकसभा सीटें जीत के लाई है बीजेपी से। बीजेपी कहां 80%, 90%, 95%, 100% की बात कर रही थी। तो चिंता की जरूरत है, लेकिन अगर आपस में लड़ेंगे तो ये तो विपक्ष को फायदा पहुंचाएंगे, और ये बात केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा कोई नहीं जानता, फिर भी हो रहा। हर्षवर्धन जी आपका ऑडियो सर। मेरी आवाज आ रही है सर? प्लीज बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ केशव प्रसाद मौर्य भी राजनीति में है, उनकी भी इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा होती है। 2017 में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके मन में रहा होगा कि शायद हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, और उनका ये जो प्रयोग था ये सफल रहा। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई। 14 वर्ष के वनवास के बाद 2017 में आए थे, तब योगी जी चेहरा नहीं थे, तब योगी जी सितारा प्रचारक भी नहीं थे, स्टार प्रचारक जिसको कहते हैं वो भी नहीं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो आज देश में एक हिंदुत्व वाले नेता के तौर पर, एक भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड को बढ़ाने वाले नेता के तौर पर, एक मोदी योगी कॉम्बो के तौर पर वो नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि अभी क्या हो रहा है। अभी बड़ा स्पष्ट है, इस अप्रत्याशित हार का ठीकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ने की कोशिश हो रही है, ये इसको समझिए। और ये जो एक दूसरे के सर पर फोड़ने की कोशिश है, इसमें अपना वाला दांव थोड़ा दुरुस्त हो जाए, इसका भी प्रयास हो रहा है। मुझे इसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाएगा, मुझे जरा सा भी गुंजाइश नहीं दिखती। केशव प्रसाद मौर्य अपनी जो चीजें हैं उसको लेकर जा रहे हैं, और मुझे अब जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, पिछले 2 हफ्ते से कैबिनेट की मीटिंग में केशव जी नहीं शामिल हुए हैं, शायद ब्रजेश पाठक भी नहीं शामिल हुए, और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर संतुलन बिठाने की कोशिश होती है, ये कारगर है क्या, इसका लाभ हो रहा है, या एक सत्ता के नए केंद्र के तौर पर उनको नुकसान हो रहा है। पहले भी तो पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ना, हायरार्की तो शपथ लेने से बन जाती है, तो उप मुख्यमंत्री को कोई अलग से अधिकार तो मिलता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उप के मन में होता है कि वो उप हटे, तो मुझे लगता है एक तो वो बहुत साफ दिख रहा है। इसका एक दूसरा पहलू है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये बड़ा सामान्य सा है। किसी भी पार्टी में जो नेता होता है वो यही कहता है कि संगठन सरकार से सर्वोपरि। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और चीज है, या किसी भी जगह पर जो संगठन का सबसे बड़ा नेता होता है, सबसे प्रभावशाली नेता होता है, सबसे ज्यादा वोट बटोरने वाला नेता होता है, वही तो देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे लगता है यहीं पर जाकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इसको समझना पड़ेगा, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। अभी जो 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें मुझे केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं दिखा। उन 10 सीटों में क्या केशव मौर्य की भूमिका नहीं है? और अगर ये है, और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी को नया रास्ता खोजना पड़ेगा। नहीं खोजेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी, और विपक्ष तो निश्चित तौर पर नहीं, पर ये तो बहुत पहले से पता है हर्षवर्धन जी, ये तो बहुत पहले से पता है। नहीं तो 24 के इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव एक मीडिया इंटरव्यू में थोड़ी बोल देते, राहुल देव जी, ओमकारेश्वर जी साहब, भाटी जी आ रहा हूं, अखिलेश यादव ने तो एक मीडिया इंटरव्यू में बोल दिया था कि 100 विधायक ले आओ, सपोर्ट कर दूंगा, बिहार में हुआ है मेरे यहां भी कर दो। अब ये तो केशव प्रसाद मौर्य एंड बाबा डोंट गो हैंड इन हैंड, ये तो सर सबको पता है। ये तो अगर मैं कल किसी इंटर्न को रखता हूं उसको भी पता होता है सर, जो थोड़ा बहुत खबरें देखता है, क्योंकि ये नेता आप भी जानते हैं हर्षवर्धन जी, ऑन कैमरा क्या बोलते हैं, ऑफ कैमरा क्या बोलते हैं। ऑफ कैमरा तो कौन नेता क्या बोलता है वो आपको मेरे से बेहतर पता है हर्षवर्धन जी, आप जानते हैं, आप लखनऊ मेरे से ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपको पता है एग्जैक्टली देयर आर ऑफ कैमरा तो नो होल्ड्स बार्ड है दर्शकों, नो होल्ड्स बार्ड। कई ऐसी चीजें जो हर्षवर्धन जी या राहुल देव जी नहीं बताएंगे आपको, वो तक बोल देते हैं नेता, बोलते हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी को मजा आ रहा है। आदरणीय राहुल देव जी की बात से सहमत हूं। हाँ बोलिए ओमकारेश्वर जी, भाटी जी पहले बोलिए सर, आप बोल लीजिए, फिर भाटी जी के पास जा रहा हूं, उनका फोन लाइन अब स्टेबल है। मैं आदरणीय राहुल देव जी की बात से सहमत हूं कि अगर कुछ हुआ ही नहीं होता तो इतनी सारी बैठकें, इतने सारे एनालिसिस, इतने सारे रिव्यू नहीं हो रहे होते। फैक्ट ये है कि 63-62 से सीटें घट के आपके 33 आ गई हैं, और ये इसलिए ज्यादा चिंता की बात है कि अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों को देखें
तो वही योगी जी जो बहुत पॉपुलर थे 2017 में, 2022 आते आते उनकी सीटों में 57 कमी आ गई, 57 सीटें कम हो गई थी, 312 से घट के 255 आ गए थे। तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है बीजेपी में उत्तर प्रदेश में। वहां उस समय शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि कई सारे लेजिस्लेटर्स जो है वो छोड़ के गए, सपा के भी कुछ गए थे बीजेपी में, लेकिन एक 10 लोगों का चंक जो है वो छोड़ के कांग्रेस में चला गया था। तो ये जो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसके 3 एस्पेक्ट हैं। एक तो आपकी पब्लिक मैसेजिंग क्या है, आपने जिस उत्तर प्रदेश को एक लेबोरेटरी बनाया हिंदुत्व का, राम मंदिर का, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? क्या आपको लगता है कि अब इसी मुद्दे पे हम आगे चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, या आपको रिव्यू की जरूरत है? उसी तरह से आपको रिलीजन एक इशू के तौर पे वो कितना कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लोग उससे फेडअप हो रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। संविधान जिसके बारे में भ्रम फैलाया गया, आप उसको क्लैरिफाई समय पे नहीं कर पाए या ठीक से नहीं कर पाए, उसका आपको असर पड़ा। मैसेजिंग। दूसरी बात यह है कि पब्लिक रिलेटेड जो आपके डेवलपमेंट है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे रोजगार बढ़े, महंगाई कम हो, लोगों को अवसर मिले। और तीसरी बात यह है कि संगठन के अंदर के लोग कितने खुश हैं आपसे, कार्यकर्ताओं को कितना मौका मिल रहा है। अब बड़े वरिष्ठ नेताओं को यह कहना पड़ा है कि थाने में, तहसील में पिछले 42 साल में इतना करप्शन नहीं देखा। तो आपको इन तीनों लेवल पे ऑनेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप, ये ठीक बात है जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है कि किस पे ठीकरा फोड़ा जाए। अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये अति आत्मविश्वास, तो अति आत्मविश्वास तो भाई चीफ मिनिस्टर आप हैं, तो या तो आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि उनका अति आत्मविश्वास, लड़ाई आप लड़ रहे हैं। फिर वहां उस कैंप से ये भी खबर आई कि जो टिकटों का बंटवारा था उसमें उनकी नहीं चली और केंद्र के नेताओं की चली। तो ये जो आपसी सिर फुटौल है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। अभी 60 दिनों की आपने मोहलत प्रदेश अध्यक्ष को दी है, कल को प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे उपचुनाव के बाद, या मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, ये देखने की बात है। तो ये 3 तरफ अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे और उससे निपटेंगे, तभी फ्यूचर में बीजेपी को थोड़ा बेहतर दिखाई दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने हरियाणा में किया, आपको पहले ही लग गया कि मनोहर खट्टर बहुत अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो उनको आपने हटा लिया। आपको लग रहा है बाबा अनपॉपुलर हो रहे हैं? तो आपने राहुल देव जी की बात सुनी? उत्तर प्रदेश में भी या तो केंद्रीय नेतृत्व तो अपने सर पे ये जिम्मेवारी ले, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर जिम्मेवारी दे के, और जहां तक केशव मौर्य की बात है, डिप्टी सीएम भाटी जी आ रहा हूं, डिप्टी सीएम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर्स। ऑलमोस्ट। पर ब्लेम देने की बजाय देखिए, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को पता है डिप्टी सीएम और सीएम में क्या फर्क होता है। ये सर कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है कि आप बोल रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं सिविक्स की, बेटा डिप्टी सीएम और सीएम बराबर होता है। हर्षवर्धन जी समझ रहे हैं? समझिए ओमकारेश्वर जी, यू आर टू सीनियर फॉर मी। आप सर, आप बहुत सीनियर है कि मैं आपको बताऊं कि डिप्टी सीएम और सीएम बराबर नहीं होता है सर। जैसे कि डिप्टी पीएम और पीएम बराबर नहीं होता है। आडवाणी जी डिप्टी पीएम थे, पीएम नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर आप समझिए सर, आप समझिए, डिप्टी सीएम और सीएम बराबर ना था ना होगा। जैसे कि जिन्होंने आपकी पहली किताब का वो किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सिविक्स की किताब में आप बता सकते हैं कि बेटा लगभग बराबर होता है। रियलिटी में नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है।